नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़बर व ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबार की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो आपको बता दें कि इसराइल अपनी दरिंदगी का सिलसिला जारी रखे हुए एक तरफ वो गजा को निशाना बना रहा है तो दूसरी तरफ बेरूत को और लेबनान को तबाह व बर्बाद करने पर तुला हुआ है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह उसने हिजबुल्लाह के जो सरबराह थे हसन नसरुल्लाह और उनकी बेटी ज़ैनब नसरुल्लाह को शहीद किया। फिर उसके बाद हिजबुल्लाह के कई कमांडर्स को आपने देखा कि जाम शहादत नोश करवाया। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक इसराइल का सवाल है, हम बात करते हैं फ़लस्तीनी तनाज़ुर में, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यानी 7 अक्टूबर 2023 को इस जंग का आगाज़ होता है और उसके बाद इसराइल जिस अंदाज में तबाही व बर्बादी का नंगा नाच नाचता है, तो उसके बाद आपने देखा कि किस तरह आज की तारीख तक यानी 7 अक्टूबर 2023 से लेकर आज की तारीख तक यानी 1 साल 3 या 4 दिन हो रहे हैं। तो आपको बता दूं कि इस अरसे में तकरीबन जो शहीद हुए हैं फ़लस्तीनियों उनकी तादाद 43,126 तक पहुंच गई है, जबकि जो ज़ख्मी हुए हैं उनकी तादाद 98,117 बताई जाती है। और आपको ये बता दूं कि पिछले 24 घंटों के दौरान इसराइल की दरिंदगी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन 24 घंटों के दौरान 61 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया और 231 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। और दूसरी तरफ बेरूत में अगर आप देखेंगे तो 24 घंटे के दौरान 117 बेरूत के जो बाशिंदे हैं वो ज़ख्मी हुए हैं और 22 ताज़ा तरीन हमले में, आज के हमले में 22 बेरूत के जो बाशिंदे हैं वो शहीद हुए हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक फ़लस्तीन का सवाल है, ऐसा लगता है कि जब तक इसराइल के खिलाफ सख्त इक़दाम नहीं किए जाएंगे और आलमी ताकतें ख़ासतौर पर अमेरिका और दूसरी जो ममालिक हैं अगर वो हरकत में नहीं आएंगे तो फिर इसराइल इसी तरह की दरिंदगी का सिलसिला जारी रखेगा। आज अगर अमेरिका मायूस करता है फ़लस्तीनियों को, तो फ़लस्तीनियों के साथ साथ जो इस्लामी ममालिक है, अरब ममालिक है, उन्हें चीन की तरफ देखना चाहिए और चीन को इस मसले में शामिल करते हुए इस मसले को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। और आप देखेंगे अगर चीन हरकत में आ जाएगा तो अमेरिका भी चीखने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, इत्तेहाद की बात करेगा, जंगबंदी की बात करेगा, वरना वो इसराइल की मदद ही करते जाएगा। क्योंकि आपने देखा कि 1 साल के दौरान अमेरिका ने यानी जंग के दौरान अमेरिका ने इसराइल को 17 अरब डॉलर्स की मदद फराहम की है। ये कोई मामूली बात नहीं है। जबकि आपने देखा कि इसराइल ने फ़लस्तीन को, गजा को तबाह व बर्बाद करके रख दिया है। तो बहरहाल हम चलते हैं सज्जाद साहब के पास और पूछते हैं कि आखिर ये क्या रुख इख्तियार करेगी जंग। देखिए, जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि इजराइल जानबूझ के इश्तियाल फैला रहा है। जी जी, बेरूत में हर दिन आम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। पहले बमबारी करता है, फिर बोलता है कि हमने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है, जबकि बमबारी के बाद हिजबुल्लाह के ठिकानों के कोई सबूत नहीं मिलते, बल्कि ख़बरें ये आती हैं कि आम लोगों की शहादत हुई। अब जैसा कि अभी आपने कहा कि बेरूत में आम लोगों की शहादत हुई, आम लोग ज़ख्मी हुए, 200 से ज़्यादा आम लोगों को जो है ज़ख्मी किया गया। गजा में भी वो मुसलसल जो है बमबारी जारी रखे हुए हैं। तो मसला ये है कि आखिर इसराइल चाहता क्या है, ये सबसे बड़ा मसला है। इसराइल, देखिए, इसराइल का ये दावा कि हम जो है हमारे दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, हम इसराइल को एक अमन पसंद मुल्क बनाना चाहते हैं, ये इसराइल की काम ख्याली है। आप देखिए, तारीख उठा के देखिए, हम अगर 1967 से आज तक की तारीख देखेंगे, जब से कि 1947 से लेके 48 से लेके आज तक की तारीख देखेंगे, जब से कि इसराइल का वजूद अमल में आया है, नाजायज़ वजूद, उस वक्त से लेके आज तक इसराइल ने हमेशा इश्तियाल अंगेज़ी की है, हमेशा शरंगेज़ी की है। उसने जो है गज़ा को एक जेल बना दिया था, गज़ा के लोगों को इंतहाई जो है तकलीफ़ वो देता रहा है। मगरबी किनारा में भी जहाँ जहाँ इसने बस्तियाँ बसाई हैं वहाँ पे इसने फ़लस्तीन के लोगों के खेत जो है छीने हैं, फ़लस्तीन के लोगों के जैतून के बाग छीने हैं, फ़लस्तीन के गाँवों में इसके सिपाही जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ते हैं, गरीब लोगों को जो है सताया जाता है, मारा जाता है, मुश्तइल किया जाता है। हम तारीख उठा के देखेंगे
تو مسجد اقصی میں جمعہ کی نماز کے موقع پر اسرائیل کے سپاہی مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھتے ہیں، درندگی کی انتہا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ پہلے تو آپ نے نمازیوں پہ عمر کی پابندی لگا دی، جی ہاں، جبکہ نماز کی پابندی کی تو دنیا میں کہیں بھی جو ہے کوئی اجازت نہیں دیتا۔ آپ نے نمازیوں پہ عمر کی پابندی لگا دی، 55 سال سے کم عمر کا کوئی آدمی نماز پڑھنے مسجد اقصی میں نہیں جائے گا۔ پھر آپ نے مسجد اقصی کے اطراف میں چیکنگ پوائنٹس بنا دیے، مطلب یہ کہ جو بھی جائے گا اس کی اتنی شدت سے جامع تلاشی لی جائے گی کہ وہ مسجد کے اندر پہنچتے پہنچتے نماز ختم ہو جاتی ہے۔ جی جی، اس طریقے سے مطلب جان بوجھ کے نمازیوں کو روکا جاتا ہے، ایک گھنٹہ ان کی تلاشی لی جاتی ہے۔ لوگ جو ہے بولتے ہیں کہ نماز شروع ہو چکی ہے، لیکن وہ خباثت کی انتہا یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کے لوگوں کو روکتے ہیں۔ ہر چیکنگ پوائنٹ پہ، چاہے وہ غزہ کی ہم بات کریں، غزہ میں جو رفح کراسنگ ہے اس کی ہم بات کریں گے، یا پھر جو ہے یہ جو اسرائیل کے علاقوں کی جو کراسنگ ہے جہاں سے غزہ کے لوگوں کو آگے جانا پڑتا ہے، یا پھر ہم فلسطین میں دیکھتے ہیں، مغربی کنارہ کے علاقوں میں دیکھتے ہیں، ہم جو ہے مسجد اقصی کے پاس دیکھتے ہیں، جہاں جہاں ان کے چیکنگ پوائنٹس ہیں وہاں وہاں ان کی خباثت مشہور ہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ مرد عورتوں کی تلاشی بڑی بے رحمی سے لیتے ہیں، بہت افسوس کی بات ہے، بڑی جو ہے بے شرمی سے لیتے ہیں۔ وہ عورتوں کو، جو باحجاب خواتین ہیں فلسطین کی، وہ ان خواتین کے ساتھ اتنی جو ہے گندگی کی جاتی ہے اسرائیلی سپاہیوں کی طرف سے، تو مسلسل وہ ہم 60 سال میں، 70 سال میں، 80 سال میں ہم نے ان کی شرانگیزی ہی دیکھی ہے۔ جی ہاں، تاریخ گواہ ہے کہ وہ ہمیشہ شرانگیزی کرتا ہے، اور ہمیشہ امریکہ اس کی سرپرستی کرتا ہے۔ اس کے وجود کو جو ہے زندگی بخشنے میں برطانیہ نے شرانگیزی کی تھی، آج امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو اب کیا آخر عالم عرب کب جاگے گا، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ آپ نے جو ہے ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ عرب اگر چین سے ہاتھ ملا لیں تو یقیناً امریکہ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ دیکھیے، اربوں کا، کروڑہا ڈالر کا سرمایہ یورپ اور امریکہ میں لگا ہوا ہے، امریکہ اور یورپ کے ہوٹلوں میں لگا ہوا ہے، امریکہ اور یورپ کی کاروں کی فیکٹریوں میں لگا ہوا ہے، امریکہ اور یورپ کی صنعتوں میں لگا ہوا ہے، امریکہ اور یورپ کے اسٹاک مارکیٹوں میں لگا ہوا ہے اربوں کا پیسہ۔ اگر یہ پیسہ واپس لے لیں تو پھر امریکہ کی اور یورپ کی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ آج امریکہ جتنی پیسے وہ اسرائیل کو دے رہا ہے، اربوں ڈالر، وہ سارے ڈالر تو وہ ان جو ہے عرب ملکوں سے چھینتا ہے، کویت سے، سعودی سے، قطر سے، ہر جگہ سے، جہاں جہاں پیٹرول کے کنویں ہیں، جہاں جہاں پیٹرول کی ریفائنریز ہیں، جہاں جہاں سے پیٹرول نکل کے آتا ہے، ان سے یہ باضابطہ دھاندلیاں کر کے، دھوکے کر کے، ایگریمنٹس کر کے نکالنے کے بہانے یہ تو سیدھے سیدھے چھین رہا ہے ان سے پیسہ۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ اتنے بیرل پیٹرول نکالیں گے، اور پھر جو ہے کئی گنا زیادہ پیٹرول نکال لیا جاتا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ پیٹرول کہاں سے نکالا۔ ہر طریقے سے آپ اربوں سے پیسہ چھین رہے ہو، عائش کر رہے ہو اربوں کے پیسوں پہ، اور وہی پیسہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے اسرائیل کو دے رہے ہو، اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے، بولیے ریاض۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک اس یعنی مسئلے کا سوال ہے، اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے، کیسے حل کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ چین کے ساتھ اگر عرب اور مسلم ممالک ٹھہر جائیں اور جو ایک بلاک بنا لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور اس کے جو حلیف جو ہیں وہ خود پیدل ہو جائیں گے، اور انہیں احساس ہوگا کہ ہم نے ایک بہت بڑی یعنی اپنے مفادات کو نقصان پہنچایا ہے۔ ویسے ناظرین، جہاں تک امریکہ کا سوال ہے تو آپ کو بتا دوں کہ ایک مرتبہ نیپال میں جب ایڈز کا بہت زور تھا تو اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں گھر گھر پہنچ کر یہ دیکھنا ہے کہ وہاں پر کس طرح کے حالات ہیں، کس طرح کے کیا وہاں کی خواتین اور جو مرد ہے وہ یعنی حمل کو روکنے والی ادویات استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس وقت ایک خاتون نے واضح طور پر کہا تھا کہ واٹ رائٹ ہیز دیز اولڈ مین ٹو واچ اوور بیڈ رومس، یعنی اس ہمارے بیڈ رومس کو چیک کرنے کا اس بوڑھے کو کس نے حق دیا ہے۔ تو آج امریکہ کے لیے یہ لفظ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ موضوع ہوتا ہے کہ امریکہ ہر معاملے میں اپنے آپ کو کیوں شامل کرتا ہے، کیوں ملوث کرتا ہے، آخر اسے کیا
फ़ायदा हो रहा है, यानी अरबों के सीने में खंजर घोंपते हुए इसराइल का, उससे ये सोचना चाहिए। वैसे भी अरबों को और मुसलमानों को भी ये सोचना चाहिए कि आखिर अमेरिका उनका दोस्त है या दुश्मन है, क्योंकि आपने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जितनी करारदादें इसराइल के खिलाफ मंजूर हुई हैं, उसको वीटो अगर किसी ने किया है तो वो अमेरिका है। तो आप अंदाजा कीजिए कि आपके दुश्मन को अगर साथ देता है तो आपके दुश्मन का साथ देने वाला क्या आपका दोस्त हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। और दूसरी अहम बात है, ईरान का भी ये फर्ज बनता है कि अगर चीन के साथ कोई ब्लॉक बनाया जाए तो उसमें जो अरब ममालिक जिस पर एतराज़ करते हैं कि ईरान मुदाखलत ना करे, यानी यमन में मुदाखलत ना करे, ईरान शाम में मुदाखलत ना करे, और जो अरबों के उमूर है उसमें मुदाखलत ना करे, और ये कहे कि हम एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, तो यकीन मानिए अमेरिका को मौका मिलेगा ना इसराइल को मौका मिलेगा कि आपके दरमियान दरारें पैदा करे, आपके दरमियान इख्तलाफात पैदा करे। सिर्फ एक कलमे की बुनियाद पर अगर आप मुत्तहिद होते हैं तो फिर समझिए कि दुश्मनान इस्लाम को मुंह तोड़ जवाब देने का मौका मिल सकता है। जी सज्जा साहब। यकीनन देखिए, अगर इस जंग को रोकना है तो फिर दूसरी ताकत को बीच में लाना ज़रूरी है। जी हाँ, जी हाँ। और अरब, मैं जैसा कि मैंने कहा कि अगर अरब उठ खड़े होंगे, अगर आलम इस्लाम उठ खड़ा होगा, तो ना तो अमेरिका की हिम्मत होगी ना ही इजराइल की हिम्मत होगी कि वो इस तरीके से आम लोगों का कत्लेआम करे, आम लोगों पे जुल्म करे, आम लोगों पे बमबारी करे। दरिंदगी की इंतहा तो ये है कि मासूम लोगों पे, रिहायशी इलाकों पे बमबारी की जा रही है। गज़ा को पूरी तरीके से खंडर बना दिया गया। लेकिन एक बात देखेंगे सज्जा साहब, आपको इसराइल का डर, खौफ का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि इसराइल एक नौमौलूद फ़लस्तीन से भी डरता, फ़लस्तीनी नौमौलूद से भी डरता है, घबराता है। और आप देखेंगे कि एक दिन का बच्चा भी वहाँ शहीद हो रहा है, जाम शहादत नोश कर रहा है। ये इसराइल का डर है, उसकी बुज़दिली है और उसकी मक्कारी है, उसकी अय्यारी है। लेकिन एक बात याद रखिए, कब तक अय्यारी चलेगी? और आपने देखा कि किस तरह अब इसराइल को इस बात का गुरूर और तकब्बुर होगा और अपनी बर्तरी का एहसास होगा कि अमेरिका उसका साथ है। लेकिन याद रखिए, अमेरिका उसके साथ है, लेकिन जो इस कायनात को चलाने वाला रब है वो इन फ़लस्तीनियों के साथ है। आज फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं, लेकिन उनकी जो शहादत है, उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, वो ज़ाय जाने वाली नहीं है, ज़ाय होने वाली नहीं है। क्योंकि इसराइल का नाम आते ही लोग ये कह रहे हैं कि आज दुनिया में अगर कोई दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का बायस बना हुआ है तो उसके लिए अमेरिका और इसराइल जिम्मेदार है। बिल्कुल, यकीनन अमेरिका बराबर का जिम्मेदार है। जी। अमेरिका अगर सरपरस्ती नहीं करता तो आज इसराइल का वजूद ही ख़त्म हो जाता। जी। अमेरिका के लिए भी दर्द सर ही ख़त्म हो जाता। कब तक आप जो है एक नाजायज़ बच्चे को पालते रहेंगे? बिल्कुल, नाजायज़ बच्चे को आप कब तक पालते रहेंगे? पाल रहे हैं आप जो है 1948 से लेके आज तक आप मुस्तकिल उसकी हिफाजत में लगे हुए हैं और उसको पाले जा रहे हैं। कब तक आखिर आप जो है एक नाजायज़ के लिए, एक ख़बीस के लिए, एक जो है एक जो है इंतहाई शफ़ाक मुल्क के लिए आप जो है सारी दुनिया के मुसलमानों को जो है आप बरहम कर रहे हैं। बिल्कुल, एक सारी दुनिया के मुसलमानों को आप धोखा दे रहे हैं, एक मानों में आप नाराज़ कर रहे हैं मुसलमानों को। आज देखिए, आपने कहा कि जो है खुदा की लाठी बेआवाज़ है। आज जितने अरब डॉलर अमेरिका ने इजराइल को दिए हैं, मैंने सुना है, खबर आई है कि 2 दिन में जो तूफ़ान आया है अमेरिका में, हरिकेन जो आया है, उससे कहीं ज़्यादा तबाही हुई है और करोड़ों डॉलर अब अमेरिका को उन शहरों को बसाने में खर्च करने पड़ेंगे। जी। अब देखिए, खुदा की लाठी बेआवाज़ है, बेआवाज़ है। समंदर के लोग कहते हैं कि समंदर के रास्ते जो हवाएं चली हैं 180 किलोमीटर की रफ्तार से, तो इमारतों की इमारतें जो है उड़ गई हैं। वहाँ पे पूरा का पूरा शहर खाली करा दिया गया है। चाहे फ्लोरिडा की हम बात करें, चाहे 2 शहरों के जो साहिली शहर हैं वो तबाह हुए हैं। पूरे के पूरे शहर खाली करा दिए गए हैं और शहर में जो गाड़ियां पार्क की गई थी लोगों ने अपने घरों के पास, खिलौनों की तरह उड़ गई हैं। बिल्कुल। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने हज़ार करोड़ डॉलर का जो है वहाँ पे नुकसान हुआ होगा। वो जो इजराइल को बचाना चाह रहा था, आज उसका खुद जो है अपनी मैशियत तबाही के दहाने पे है। उन शहरों को बचाना अब उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है एक मुश्किल मरहला साबित हो रहा है। तो ये खुदा की लाठी है
कोई नहीं जानता कि खुदा कब किससे कहाँ इंतकाम ले। बिल्कुल आपने सही कहा। ये एक वक्त हमने हिंदुस्तान में देखा किस तरह के हालात पैदा हो गए, मुसलमानों का जीना हराम कर दिया गया था और ऐसा लग रहा था कि मुसलमानों का घेरा तंग किया जा रहा है। लेकिन कुदरत ने क्या किया, कोरोना वायरस के जरिए किस तरह की तबाही और बर्बादी मचाई आप देखेंगे। हालांकि आप देखेंगे कि मुसलमानों पर जिस अंदाज में इल्जामात आयद किए जा रहे थे, तबलीगी जमात के कारकुनों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें हिरासत भी किया गया, परेशान भी किया गया। लेकिन आपने देखा कि वही तबलीगी जमात के जो कारकुन थे उन्होंने आगे बढ़ते हुए जो खून के हथियार दिए, ब्लड प्लाज्मा जो थे उसका हथियार उन्होंने दिया है। और आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरह उन्होंने खिदमत अंजाम दी इंसानियत की। ये नहीं देखा कि ये हिंदू है तो, और आप उस वक्त उन्होंने ऐसे लोगों की मदद की जो कोरोना में मुब्तला थे, अपनी ज़िंदगी उनसे महरूम हो चुके थे, यहाँ तक कि उनकी लाशों के करीब कोई जाने से गुरेज कर रहा था। यानी आप देखेंगे कि बेटे बेटियां भी अपने माँ बाप की लाशों के करीब जाने से गुरेज कर रहे थे। उस वक्त आपने देखा कि किस तरह तबलीगी जमात के लोगों ने और मुख्तलिफ जमात इस्लामी के लोगों ने यानी कारकुनों ने और मुस्लिम नौजवानों ने इंसानियत के नाते उनकी मदद की, यहाँ तक कि शमशान घाट भी उन्हें पहुँचाया। ऐसे वाक़यात भी पेश आए इबरत अंगेज़ उस वक्त के। आप देखें कि एक खातून बीमार होती है, यानी माँ बीमार होती है तो बेटा लॉक लगा कर यानी दरवाजे को खुफल डालकर वहाँ से फरार हो जाता है कि कहीं वो बीमारी में मुब्तला ना हो जाए, कहीं कोरोना उसे पकड़ लेना ले और माँ के साथ वो भी इस दुनिया से चला जाए। तो ये उस वक्त जबकि बेटा अपनी माँ को छोड़ रहा था, शौहर अपनी बीवी से भाग रहा था और आप देखेंगे कि बेटे अपने माँ बाप के आखिरी रसूमात अंजाम देने से खासिर थे, उस वक्त इन मुस्लिम नौजवानों ने उनकी मदद की और उनकी आरती को कंधा दिया और शमशान तक पहुंचाया। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि यह होता है मुसलमानों और मुसलमानों के बारे में जिस अंदाज में तबाही और बर्बादी मचाने की कोशिश की गई, कुदरत ने हमेशा उसका इंतकाम लिया है। तो बहरहाल नाज़रीन, हम बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी हरियाणा में जीत चुकी है और हरियाणा में किस तरह उसने कामयाबी हासिल की ये आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन यह कहा जा रहा है कि बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग और वहां पर जिस तरह की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का मुजाहरा किया है, यानी सलाहियतों का और हिकमत साजी का मुजाहरा किया है, वो गैर मामूली था। क्योंकि जाट पूरी तरह कांग्रेस की तरफ आ गए थे, लेकिन उसने यानी बीजेपी के हिकमत साजों ने यह किया कि ओबीसीज और दलितों के वोट को तोड़ने में कामयाबी हासिल की। नतीजे में हरियाणा में कांग्रेस हुकूमत बनाते बनाते रह गई। लेकिन कांग्रेस तो कुछ और कहानी बयान कर रही है और कह रही है कि इसमें कुछ ना कुछ हेरा फेरी की गई है, क्योंकि जो इब्तिदाई रुझानात थे तकरीबन 2 या 3 घंटों तक कांग्रेस के फेवर में थे। कांग्रेस 51 से ज्यादा नशस्तों पर लीड कर रही थी और बीजेपी 30 या 37 नशस्तों के दरमियान आगे थी। उसके बाद आप देखेंगे कि रुझान तब्दील हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो बहरहाल अब ये खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के जो ज़िमनी इंतखाबात है, 10 असेंबली हलकों के इंतखाबात होने वाले हैं और ये कहा जा रहा है कि मोदी और योगी के साथ साथ बीजेपी के जो इंतखाबी हिकमत साज हैं, उन्होंने ओबीसी जो वोटर्स हैं उन पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करने का फैसला किया है, कि हिकमत अमली तैयार करने का फैसला किया है। तो सज्जद साहब, आप ये बताइए कि क्या महाराष्ट्र में भी बीजेपी इसी तरह की सोशल इंजीनियरिंग पर अमल करेगी? देखिए, महाराष्ट्र भी है, झारखंड भी है। बीजेपी तो खैर क्या है, उसके जो है वो अपने तमाम हरबे इस्तेमाल कर रही है, लेकिन हरियाणा की हार कांग्रेस के लिए यकीनन जो है एक सीख होनी चाहिए, एक नविश्ता दीवार होना चाहिए, एक सबक होना चाहिए कि हरियाणा में हमने हारा है तो कैसे हारा है, इसके पीछे क्या क्या वजूहात कार फरमा है। कोई कहता है कि आपने जो है वहाँ पे अपने उम्मीदवार खड़ा किए थे, कोई कहता है कि कुमारी शैलजा की नाराज़गी की वजह से दलित वोट इनसे हटे। बहरहाल जो कुछ भी हो, एक बात तो तय मान के चलने वाली बात है कि अब कांग्रेस को झारखंड में और महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा जो है एहतियात के साथ फैसले करने की ज़रूरत है और बहुत बड़े पैमाने पे हिकमत अमली तैयार करने की ज़रूरत है। क्योंकि हरियाणा में लोगों का एक कहना था, जितनी जो है मीडिया के माहिरीन थे, जितने सर्वे रिपोर्ट्स आई हैं, जितने लोगों ने जो है वहाँ पे सर्वे किया है, सबका यही कहना था कि 100% कांग्रेस के हक़ में हवा चल रही थी। लेकिन उसके बावजूद नतीजे, यहाँ तक कि एग्ज़िट पोल भी कांग्रेस के हक़ में आया था, लेकिन उसके बावजूद नतीजे अचानक उलट हो जाते हैं। तो ये भी एक तशवीश की बात है कि नतीजे लम्हे आखिर में कहते, देखिए ये अपनी जगह है कि वो नाराज़ हैं, ये नाराज़ हैं, ये पार्टी में चलता है, जिसको आप टिकट नहीं देंगे वो नाराज़ हो जाता है, ये तो पार्टी के अंदर चलता है। लेकिन
पार्टी के लीडरों की नाराज़गी का पब्लिक पे असर नहीं होता। पब्लिक की हवा चल रही है तो 100% चल रही है। उसमें ये नहीं है कि आपने कुमारी शैलजा को नहीं दिया तो हम नहीं वोट डालेंगे। आम आदमी का रुझान ऐसा नहीं होता। तो बहरहाल मशीनों का भी मामला गड़बड़ है, तो अब कांग्रेस पार्टी को मशीनों पे भी नज़र रखने की ज़रूरत है। देखिए, ममता बनर्जी के बारे में कहा जाता है कि ममता ने मशीनों की निगरानी पे लगा दिया। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छा। और उसने मशीनों पे सबसे ज़्यादा नज़र रखी थी, और उसने किसी को भी बीजेपी के लोगों को मशीनों में ज़रा सी भी जो है गड़बड़ करने का मौका नहीं दिया। तो अब ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि महाराष्ट्र में और जो है झारखंड में इस स्ट्रेटजी पे, इस हिकमत अमली पे काम करे। मेरा नाज़रीन, अब सारे हिंदुस्तान में ये सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर हरियाणा में कांग्रेस के साथ साथ पहलवानों को और जवानों को और साथ साथ आप देखेंगे कि किसानों को शिकस्त क्यों हुई है बीजेपी के खिलाफ। बहरहाल ये देखना है कि क्यों हुई है, ये तो आप भी इसका जवाब दे सकते हैं। अगर आप दे सकते हैं तो फिर कमेंट कीजिए कि किस वजह से कांग्रेस को शिकस्त हुई है। इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और हमारे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।